हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल पाथफाइंडर फॉर नेट जेआरएफ। और दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, आपकी जो थर्ड फेज की डेट शीट आ गई है और उसमें आपकी एग्जाम है 12 अक्टूबर को है। जो हमारा 25 दिनों का लगभग समय बचा है, उस समय का कैसे सदुपयोग करें, अगर आपकी प्रिपरेशन है वो मजबूत है तो उसे और मजबूत कैसे बनाएं, उसी संदर्भ में हम ये वीडियो लेके आए हैं। एक ऐसे टॉपिक का एक समूह है जिससे बाहर क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। ऐसे टॉपिक्स जो लगभग 10 सालों के क्वेश्चन पेपर का अध्ययन करने के बाद मैंने ये बनाए हैं, जिसमें लगभग आपके सभी पेपर से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए दोस्तों, चलते हैं। और मेरा ये मानना है कि इन लास्ट से 25 दिनों में आपको इन सभी टॉपिक्स को बार बार पढ़ने की आवश्यकता है। पूरा सिलेबस अगर आप कर सकते हैं कवर तो निश्चित रूप से करें, लेकिन अगर वो बच्चे जिनकी तैयारी असमंजस में है, उन्हें ये 25 से 25 दिनों में ये जो टॉपिक मैं बताने जा रहा हूं यूनिट वाइज, उन सभी टॉपिक्स को कवर करने की आवश्यकता है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से ये टॉपिक आपके जेआरएफ निकालने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। इससे पहले कि हम उस टॉपिक पे चले, मैं आपके साथ एक इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं। हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म के जरिए पाथफाइंडर जो लर्निंग ऐप है, उस पाथफाइंडर लर्निंग ऐप पर जो कि आपको लिंक जिसका आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर पेपर 1 की टेस्ट सीरीज, उसके साथ साथ सभी क्लासेज आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है, जो कि आपका दिसंबर 2022 वाली एग्जाम के लिए प्रिपेयर होगा। ठीक है, अभी वाली एग्जाम के लिए नहीं हो पाएगा, दिसंबर 2022 वाली एग्जाम के लिए रहेगा। तो जो भी बच्चे दिसंबर 2022 की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या उसे क्रैक करना चाहते हैं, वो निश्चित रूप से डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से पाथफाइंडर लर्निंग ऐप डाउनलोड करें और आपका जो पेपर 1 है उसे सोल्व करें। साथ ही साथ जो ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 है, उसके कोर्सेज हमारी ऐप पर पाथफाइंडर लर्निंग ऐप पर चलाए जा रहे हैं और निश्चित रूप से आप उन्हें लेकर उनके माध्यम से पढ़ाई कर निश्चित रूप से आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये मेरे बारे में, मेरा नाम है जितेंद्र कुमावत, राजस्थान जयपुर से बीएससी किया है, पीसीएम से पीजी है, ज्योग्राफी जेआरएफ पीएचडी अभी चल रही है और 4 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। पाथफाइंडर लर्निंग ऐप गूगल प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, हम आते हैं हमारे टॉपिक्स पर, और ये टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके रहने वाले हैं ज्योग्राफी वाले पेपर 2 के लिए। पेपर 1 का जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बताए हैं, ठीक है, उसका वीडियो है, वो भी आपको आई बटन पे शो हो रहा होगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। यूनिट 1 जियोमॉर्फोलॉजी है, उसमें वेगनर के सिद्धांत से क्वेश्चन आते ही आते हैं। और वो कहां से आते हैं? साक्ष्य पूछ लेता है, कौन से साक्ष्य हैं जो वेगनर ने दिए थे। सिद्धांत का नाम पूछ लेता है, वेगनर के सिद्धांत का नाम क्या है। सन पूछ लेता है, और उसने जो बल माने थे, कौन से बल, ज्वारीय बल, परलवनशीलता बल, है ना, तो वो बल जो उसने माने थे वो पूछ लेता है। वो मध्य रेखा की ओर जाने के लिए या विषुवत रेखा की ओर जाने के लिए कौन सा बल माना, और पूर्व से पश्चिम की ओर जाने के लिए कौन सा बल। तो ये सारा आपको इसमें देखना है। 4 चीजें, साक्ष्य कौन से माने थे, जित्सा पिट वाला, ये सारा कब आया था, सिद्धांत का नाम क्या है, और बल उसने कौन से माने थे। फिर आते हैं प्लेट विवर्तन से। तो प्लेट विवर्तन से एक तो प्लेटों के नाम, नजफा प्लेट है ना, कोकोस प्लेट, इनके बारे में जानना है। टकराव जो होता है उसके बारे में जानना है, ठीक है, कौन सी प्लेट कौन से प्लेट से टकरा रही है, किस तरह से उनकी विशेषताएं हो रही है। किनारों की विशेषताओं में जाना है, अब सारी प्लेट का किनारे की क्या विशेषता है, अभी सारी प्लेट के किनारे की क्या विशेषता है ना, संघर्षी प्लेट के किनारे की क्या विशेषता है, तो इसके बारे में आपको जानना है। फिर उसके बारे में सैन एंड्रियास भ्रंश, संरक्षित भ्रंश, इससे तो इतनी बार क्वेश्चन आता है, पूछो मत, सैन एंड्रियास भ्रंश। इसके बाद में हेरियस का सागर निकल प्रसरण सिद्धांत, संवहन करण सिद्धांत हो गया, इसके बारे में से भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट फिर आ जाता है आपका आंतरिक और बाह्य बल।
भौतिक अपक्षय क्या होता है, जैविक अपक्षय क्या होता है, रासायनिक अपक्षय क्या होता है, इसके बारे में आपको देखना है। रासायनिक, है ना। अपशल्कन क्या होता है, इससे भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तुषार अपक्षय क्या होता है, इससे आ सकता है, मेरा ये मानना है कि इस बार इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अपशल्कन से तो बहुत बार पूछता है। फिर आ जाते हैं स्थलाकृतियों पर, जिससे आपका एक क्वेश्चन तो निश्चित रूप से आने ही आना है, मल्टीपल भी आ सकते हैं, 2 या 3 भी आप क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो शिप्रिका क्या होती है, जलप्रपात क्या होते हैं, जलोढ़, शंकुर, पंखा, गोखुर झील, विसर्प और डेल्टा, ये आपको अच्छे से जानने हैं नदी निर्मित स्थलाकृतियों में। पवन में जुगेन, यारदान, छत्रशिला, लोयस, बरखान, सीप और मरुस्थल के प्रकार, ठीक है। हिमरेखा क्या होती है, अगर आप हिमोड की बात करें या हिम निर्मित स्थलाकृतियों में हिमरेखा क्या होती है, इसके बारे में देख लेना। यू आकार वाली घाटी, पार्श्विका, मध्यस्थ और अग्रस्त हिमोड, पार्श्विक हिमोड। हिमोड में नदी अपहरण किस तरह से होता है, ये देख लेना। अरेट, सर्प, पेटरनास्टर झील, कोल, नुनाटक और ड्रमरेल। पूरी स्थलाकृतियां नहीं पढ़नी, बस ये स्थलाकृतियां बहुत बार रिपीट होती है। सागरीय में तंबोलो, स्पीट, वातगर्त, समुद्री मेहराब। और अगर चूना प्रदान प्रदेशों की या फास्ट स्थलाकृतियों की बात करें तो डोलाइन, विलियन रंध्र, युवाला, पोल्जे, स्टेरलाइट, स्टेरलाइट और स्तंभ, है ना। तो ये स्थलाकृतियां आप अच्छे से देख जाना, इनकी विशेषताएं देख जाना, कौन सी अपर्दनात्मक है, कौन सी निक्षेपात्मक है, ठीक है। कौन सी नदी के युवावस्था में बनती है, कौन सी प्रौढ़ावस्था में, कौन सी वृद्धावस्था में बनती है, ठीक है। किसमें निक्षेपण ज्यादा होता है, किसमें अपर्दन ज्यादा होता है। तो ये सारी चीजें हैं वो आपको अच्छे से देखते जानिए। पूछ सकता है निम्न में से कौन सा समूह है जो निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों का है और चारों का एक एक आ जाए, ठीक है। पर ज्यादातर जो ऑप्शंस में भी आपको दिखेंगे वो यही स्थलाकृतियां रहती है। फिर डेविस और पेन, है ना। डेविस और पेन के सिद्धांत का नाम बताना है और उसकी सन बनानी है ना। स्थलाकृतियों के विकास से संबंधित जो सिद्धांत इन्होंने दिए थे, इन दोनों में अंतर क्या है। शब्दावलियां, है ना, मोनोडनाफ, इंसेलबर्ग, है ना, आपस्ती जिंदे इंटी बतलूंग, ग्लिथ फार्मिंग इंटी बतलूंग, मार्फोलॉजिकल सिस्टम, ये सारी चीजें आपको इसमें देखनी। कौन सी अवस्था में क्या होता है, उत्थान कब होता है, दशांत कब होता है। डेविस क्या बोलता है, उत्थान जब पूर्ण रूप से समाप्त होता है उसके बाद में निक्षेप चालू होता है। पैंक कैसे बोलता है, उत्थान और निक्षेप दोनों साथ साथ ही चलते रहते हैं, उत्थान की अवस्था, है ना। तो ये सारा हमें यहाँ पे टॉपिक पे अपन नहीं जाएंगे, ठीक है, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं ये मानते चल रहा हूं, मुझे यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ टॉपिक पे नाम बताने, ठीक है। इस सीमा पर अपन रहेंगे तो ज्यादा रहेगा, सही रहेगा, ठीक है। पर आपको जो भी टॉपिक नहीं आते हैं, जिसमें डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। एक तो मेरे नंबर 73399983854, है ना, ये मेरे नंबर है, यहाँ पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, उसमें हम जो आपके टॉपिक रहेंगे जिसमें आपको ज्यादा डाउट रहते हैं, पूरा प्रयास करेंगे सब टॉपिक्स पर आपको वीडियो या क्लासेस प्रोवाइड करवाने की, ठीक है। तो आप इस प्रश्नों को पर अच्छे से पढ़ते जाना है। ढाल का विकास और उससे संबंधित सिद्धांत, एलसी सिंह वाला, डेविस वाला, पैंक वाले, इनसे क्वेश्चन आते हैं आजकल, है ना, और बहुत ज्यादा मात्रा में आते हैं, तो ये भी अच्छे से देखते जाना है। सिद्धांतों को डिटेल में ऐसे डिटेल नहीं पूछता, सिद्धांत किसने दिया, नाम क्या था सिद्धांत का, और सन कौन सी थी, ये ज्यादातर इसमें पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। भूकंप, अधिकेंद्र क्या है, फोकस क्या है, सर्वाधिक तीव्रता से भूकंप कहां पर आते हैं, PS और L तरंग क्या है, छाया क्षेत्र क्या होता है, इन सब के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। मर्करी और रिएक्टर सेल किस तरह की विशेषताएं हैं, कौन दोनों में अंतर क्या है, कौन सी तीव्रता को मापता है, ये सारी चीजें आपको जानने की आवश्यकता है। बस इतना सा भूकंप में पढ़ लेना, काम हो जाएगा।
नापे क्या होते हैं, ग्रीवाखंड क्या होते हैं, समवलन क्या है, सममिति वलन क्या है, समभिनति क्या है और भ्रंश की विशेषताएं क्या है। ठीक है, ये आपको देख लेनी है। फिर उसके बाद में आते हैं हम ज्वालामुखी पर। प्रशांत के प्रमुख ज्वालामुखी, प्रशांत महासागर के प्रमुख ज्वालामुखी कौन कौन से हैं, कहां पे स्थित है। भूमध्य सागर के प्रमुख ज्वालामुखी, उनके नाम कौन, इटली के सिसिली द्वीप पर है। ये सारी चीजें, उनकी विशेषताएं ये आपको देख लेनी है। ज्वालामुखी की स्थलाकृतियां, लेकोलिक, फेकोलिक, है ना, डाइट, सील, इनके बारे में आपको जान लेना। भूस्खलन और हिमस्खलन क्या होता है, इसके बारे में जान लेना। तो ये टॉपिक्स है जिनसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं जियोमॉर्फोलॉजी में, है ना। 10 क्वेश्चन लगभग आने की इसमें संभावना बनी रहती है और 10 क्वेश्चन लगभग हमने 10 ही टॉपिक देखे हैं, 9 ही टॉपिक। ठीक है, तो इन्हीं से इर्द गिर्द ये सारे टॉपिक रहते हैं। ज्वालामुखी से एक क्वेश्चन आएगा, निश्चित है। भूकंप से भी एक क्वेश्चन आएगा, ये भी निश्चित है। वलन भ्रंशन से भी एक क्वेश्चन आपका आना है। स्थलाकृतियों से भी एक क्वेश्चन आएगा, इसमें इन दोनों में से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा। ठीक है, तो ये ऐसे नहीं मांगते चलते, लेकिन जो पिछले 10 सालों का ट्रेंड जो चल रहा है, उस ट्रेंड के आधार पर मैं ये बोल सकता हूं कि आने की जो पूरी संभावना है वो बनती है। बट ये है आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते, वो एक अलग डायरेक्शन रहती है। उसके बाद में दूसरी यूनिट कौन सी आपकी, जलवायु विज्ञान। ठीक है, तो जलवायु में वायुमंडल की परतों के बारे में, उन परतों की विशेषताएं के बारे में, कौन सी किसने दी, सागर तल से दूरी, ये सारी चीजें। शोभ सीमा की सबसे ज्यादा जो सीमाएं आती है, शोभ सीमा की विशेषता जो समताप मंडल और शोभ मंडल के बीच में स्थित। फिर तापमान ह्रास दर क्या होती है, इसके बारे में पूछ लेते हैं। एल्बिडो क्या होता है, पृथ्वी से किरणें आती है, टकरा कर वापस चली जाती है, तो वो एल्बिडो कितना होता है पृथ्वी का, बर्फ का कितना है, घास का कितना है, क्रम पूछ लेता है। व्युत्क्रम दर, तापमान की व्युत्क्रम दर। सामान्यतः दर क्या, सामान्यतः क्या होता है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तापमान में कमी आती है, लेकिन व्युत्क्रम दर में क्या होता है, बढ़ जाती है। तो ये किस तरह से होता है, उसकी दशाएं कौन कौन सी होती है। सौर बजट क्या है, और सौर बजट में जितने भी डाटा है वो सारे याद होनी चाहिए। कितने परसेंट ऊष्मा आई, कितने प्रतिशत वायुमंडल से परावर्तित हो गई, कितनी धरातल से, पृथ्वी का कितना, ये सारा आपको पता होना चाहिए। उच्च और निम्न वायुदाब की दशाएं कौन कौन सी है, कहां पर पृथ्वी पे ये पाए जाते हैं, और उससे पवनें किस प्रकार से चलती है। पछुआ पवन क्या है, पूर्वा पवन क्या है, व्यापारिक पवन कौन सी है, अश्वक्षांश, डोलड्रम और दक्षिण गोलार्ध की भी बताने। अश्वक्षांश क्या है, डोलड्रम क्या है, पछुआ, पूर्वा, व्यापारिक पवन, इनकी दिशाएं क्या होती है, इनकी दिशाओं के बारे में अच्छी एक ट्रिक मैंने बता रखी है, जो हमारे 3000 प्रश्नों की सीरीज है उसे भी आप जरूर से देख लेना। ठीक है, जिसमें 3000 प्रश्नों को बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज मैंने समझा रखा है, ज्योग्राफी के यूनिट वाइज। वायु राशियां क्या है, इनका उद्गम क्षेत्र कौन सा है, स्थानीय दशाएं जैसे लू, चिन्ह, स्थानीय दवाएं लिख दिया, हवाएं होगी, है ना, हवाएं जैसे लू, चिन्ह, फॉर्न, मिस्टल, हरमट्टन, सिरको, बोरो, इनकी विशेषताएं आपको जाननी है। जेट स्ट्रीम, नॉर्थ स्वीप पवन, ये कौन सी होती है। चक्रवात, पृथ्वी चक्रवात की दशाएं, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के नाम अलग अलग क्षेत्रों में, ये आपको देखने हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की विशेषताएं क्या होती है, तो इतना सारा। और उसके बाद में कोपेन के जलवायु प्रदेश, थॉर्नथ्वेट, है ना, पर कोपेन से ज्यादा पूछता है एएम, एएस, एडब्ल्यू, बीएसडब्ल्यू, बीएसएचडब्ल्यू, सीएस, डीएफ और ईटी, ये ज्यादा पूछता है। ठीक है, थॉर्नथ्वेट में सन पूछ लेता है मोस्टली, अल नीनो और ला नीनो, इनके बारे में। तो ये सारे टॉपिक है जो आपके जलवायु भूगोल में या क्लाइमेट में आपके आते हैं। ठीक है, तीसरा ओशनोग्राफी, समुद्र विज्ञान पे अपन चलते हैं। तो समुद्र विज्ञान में पूछता है महासागरीय उच्चावचों के बारे में। सबसे पहले कि महासागर में कौन कौन से उच्चावच आपको देखने को मिलते हैं, तो
तो उन उच्चावचों के बारे में पूछेगा। वर्त और कटक कौन कौन से मिलते हैं इनके बारे में, ठीक है। फिर लवणता, लवणता में क्रम पूछता है, सबसे इजी क्वेश्चन है ना, मैग्नीशियम क्लोराइड है ना, इन सब का क्रम सबसे ज्यादा से नीचे निम्न तक का क्रम पूछ लेता है। हेलोक्लाइन क्या है, रेखा, ठीक है। धाराएं, गर्म और शीत जलधाराएं क्या है, उनकी विशेषताएं क्या है, किस तरह से वो चलती है और प्रभावित करती है विश्व में। ज्वार भाटा क्या है, इस ज्वार भाटा के बारे में भी पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन है जो आपको इसमें आते हैं। समुद्र तल में परिवर्तन किस तरह से होता है, नवोन्मेष, है ना, ये नदी में भी आता है और इसमें भी पूछा जाता है। प्रवाल क्या है, प्रवाल के लिए आदर्श दशाएं, इनसे क्वेश्चन आता है। एटोल सिद्धांत और ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। सुनामी क्या है और ये क्यों उत्पन्न होती है। उसके अलावा सागरीय निक्षेप, ग्लोबिजेरियन, डायटम, रेडियोजेलियन और टेरापोड, तो ये निक्षेप, इनसे आपके समुद्र विज्ञान में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां तक आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, इन्हीं से यहां से ही आपके क्वेश्चन है वो बनने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट, पर्यावरणीय भूगोल, ठीक है। पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया, अर्नेस्ट हेक्सल ने दिया। पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं हैं उससे पूछ लेगा। पोषण स्तर में उत्पादक, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक के बारे में। पिरामिड, घास, वृक्ष, सागर, महासागर, पिरामिड में तो कोई सा भी पूछ सकता है, उसकी मन की इच्छा पे है, ठीक है। फिर उससे अलावा आ जाते हैं हम अधिवास, जनसंख्या, इसमें जैव भूगोल में मृदा, ये भी आ जाते हैं जो हम भारत में और विश्व में पढ़ लेते हैं कृषि के साथ, है ना, तो वो उसमें आ जाएगा। उसके अलावा नेक्स्ट आ जाता है अधिवास में भारत की जनसंख्या से डाटा पूछे जाते हैं, है ना। जनसंख्या पिरामिड, ये भी पूछा जाता है। विकसित देशों का जनसंख्या पिरामिड, विकासशील देशों का जनसंख्या पिरामिड, ये सारा पूछा जाता है। जनसंख्या पिरामिड में विशेषताएं पूछ लेगा, ठीक है। जननांगी संक्रमण सिद्धांत, फेमस सिद्धांत है, महत्वपूर्ण सिद्धांत है, बहुत बार पूछा, मालथस भी पूछ सकता है। जननांगी संक्रमण सिद्धांत, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत, अभिष्ट जनसंख्या सिद्धांत, बहुत सारे सिद्धांत पूछे जाते हैं। विश्व जनसंख्या वितरण, गोलार्ध, तट और मैदान, इस तरह का अंतर इनमें पाया जाता है। जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रह रही है, कौन से देश में ज्यादा है, कौन से देश में कम है, कौन से राज्य में ज्यादा है, कौन से राज्य में कम है। अशोधित और जनसंख्या वृद्धि दर वो किस तरह से प्रभावित होती है, जनसंख्या वृद्धि होती तो कैसे होती है ना, इन सब कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से देख लेना। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत और वहनीय जनसंख्या क्या है, ये भी आपको देखना है। वहनीय जनसंख्या यानी हो सकता है, अगर मैं इसमें चलो बता ही देता हूँ, एक तो बता ही देता हूँ, है ना, वैसे बताने की इच्छा नहीं थी, इच्छा से फिर वीडियो क्लास है तो बड़ी हो जाती है ना हमें। तो वहनीय जनसंख्या क्या होती है, एक क्षेत्र है जिसमें जनसंख्या है वो 10 लोग रह रहे हैं, और एक क्षेत्र है जिसमें 100 लोग रह रहे हैं, ठीक है, 2 लोग है, एक में 10 है, एक में 100 है। तो 100 लोग जिस क्षेत्र में रह रहे हैं वहां पर उन्हें खाने पीने रहने में कोई समस्या नहीं है, पर्याप्त संसाधन उनके लिए है, तो वहनीय जनसंख्या है। लेकिन 10 लोग जिस क्षेत्र में रह रहे हैं उस क्षेत्र में उन्हें खाने पीने रहने सब में परेशानी है, तो वो वहां के लिए, उस क्षेत्र के लिए वहनीय जनसंख्या नहीं है, वहां के लिए आधिक्य है, वो जनसंख्या आधिक्य वाला क्षेत्र होगा। तो ये इसमें आपको देखने का है कि वहनीय जनसंख्या क्या होती है, इसमें फिर और भी सिस्टम इसमें आएगा। चलिए, प्रवास सिद्धांत, रेवेस्टिन का, पुश एंड पुल थ्योरी, ये सारे आपको देखने हैं। ली वाला सिद्धांत प्रवास का। फिर आ जाते अधिवास, पैटर्न क्या है अधिवास का, शहर घोषित करने के मापदंड क्या है ये देख लेने हैं। नगरीय जनसंख्या क्या होती है, जनसंख्या नगर क्या है, वैधानिक नगर क्या है, ग्रामीण नगरीय उपांत, ममफोर्ड और टेलर के सिद्धांत नगरों के बारे में वृद्धि से संबंधित, विकासशील और विकसित देशों में नगरों की समस्याएं किस प्रकार की है ना,
ग्लोबल नगर, ग्रीन नगर, ये सारा देखना है। उद्यान नगर, गार्डन सिटी जिसे हम बोलते हैं। एक लाइन सिटी भी चल रही है अभी एक दुबई में। क्रिस्टालन और लॉस का सिद्धांत, क्रिस्टालन में K2, K3, वो K3, K4, K7 इंपोर्टेंट है। बर्देस, हेरी हेस और होमर होएट, है ना, नगरों के पदानुक्रम से संबंधित, ठीक है। बर्देस, हेरी हेस और होमर होएट। और इसमें सीबीडी क्या होता है, संक्रमण क्षेत्र क्या होता है, ये दो चीजें अलग से देख लेना, बर्देस, हेरियस और होमर होएट वाले सिद्धांत में। फिर आ जाता है वैश्विक नगर क्या है, उसकी विशेषताएं क्या पूछा गया एग्जाम में। सन नगर, प्राइमेट सिटी, जेफरसन, है ना, ग्रीन सिटी, गार्डन सिटी, मलिन बस्तियां, उनकी विशेषताएं। सैटेलाइट टाउन क्या होते हैं, उपग्रह नगर, सैटेलाइट टाउन सिटी से बाहर, ठीक है, जहां से लोग आवागमन करते हैं। तो सैटेलाइट टाउन क्या होते हैं, इन सब के बारे में, इनकी विशेषताओं के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट 6th यूनिट है जिसका नाम है आर्थिक भूगोल। तो उसमें पहला यही जानना आर्थिक क्रियाएं क्या होती, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम आर्थिक क्रियाओं के बारे में जानना है। अर्थव्यवस्था जैसे पूंजीवादी, साम्यवादी, ये भी आजकल पूछने लग गए, ये क्या है। फिर उसके बाद में आता है संसाधन क्या होते हैं, संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। मार्क जेफरसन की परिभाषा है ना, सबसे फेमस, संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। फिर उसके बाद में संसाधन में नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन अच्छे से देख लेना, बहुत सारे प्रकार है संसाधनों के, पर ये अच्छे से देख लेना। फिर उसके बाद में आ जाते हैं हम कृषि भूगोल पर। वानथुनेन का 1826 वाला सिद्धांत, व्हीटलसी वाला वर्गीकरण, इन दोनों में से तो एक क्वेश्चन कन्फर्म है, ठीक है। फिर सभी सिद्धांत, ये फिर औद्योगिक भूगोल। औद्योगिक भूगोल में 5 सिद्धांत आते हैं, जैसे वेबर, लॉश, हूवर, स्मिथ, ठीक है। ये सिद्धांत देखने हैं आपको, इनकी विशेषताएं, वेबर से, हूवर से, स्मिथ से, इनसे क्वेश्चन एक जरूर आता है। ये जो मैंने 3000 प्रश्नों वाली सीरीज है उसमें इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी में वेबर, हूवर, स्मिथ और लॉश, इन सबसे आपको सिद्धांतों से क्वेश्चन करवाए हैं। जो डायग्राम बन के आता है वो किस तरह से बनाता है स्मिथ वाले सिद्धांत में, कौन सा आपका सही आंसर होगा, वो सारा मैंने बताया। भारी उद्योग क्या है, उनकी विशेषताएं क्या है, और स्वच्छंद उद्योग, फुटलूज उद्योग भी जिसे बोलते हैं, उनकी विशेषताएं क्या पाई जाती है। परिवहन और व्यापार भूगोल में देखें तो उल्मेन का ट्रायल क्या है, त्रिपट जिसे बोलते हैं उल्मेन का। मैट्रिक्स आती है, परिवहन मैट्रिक्स, उसे सोल्व करना है। बंदरगाह, रेल मार्ग, आजकल वो इंडेक्स भी आ गए, आइटा, थीटा, गामा, ये इंडेक्स भी आप देख सकते हैं। प्रमुख बंदरगाह, प्रमुख रेल मार्ग। फिर आते हैं 7th यूनिट पे, सामाजिक और सांस्कृतिक भूगोल और राजनीतिक भूगोल भी इसमें आ जाती है। जिसमें राजनीतिक में अगर हम बात करें, सीमा, सीमांत क्या होती है, भू राजनीति शब्द किसने दिया, वेरीमेंडरिंग क्या है, वेरीमेंडरिंग परिसीमन वाला, है ना। हार्टलैंड और रिमलैंड वाला सिद्धांत, और सार्क, आसियान और ईयू संगठन के बारे में पूछ सकता है। सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल में जैसे प्रजातियां क्या है, एक आ जाता है सागर का, उसके अलावा जनजातियां, उनकी विशेषताएं, प्रमुख कौन से क्षेत्र में निवास करती हैं, एक किसी प्रजाति की विशेषता, मंगोलाइड, निग्रोइड, ऑस्ट्रेलाइड, इनकी विशेषताओं के बारे में भी पूछ लेता है। और एक टेलर का जो सिद्धांत है, जॉन एंड स्टेटर थ्योरी, वो भी इसमें महत्वपूर्ण पूछा जाता है। तो ये दोनों में हो गया सेम। एक ये होता है ऋतु प्रवास, क्या होता है, ये बहुत पूछा जाता है, ऋतु प्रवासन या प्रवसन। फिर आ जाते हैं थॉट पर, बड़ी यूनिट है लेकिन इसे हमें शॉर्ट में करना है। शॉर्ट में इसलिए करना है क्योंकि वो एरिया जहां से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, कम समय। इरेटा स्नीज पूछे जाते हैं बहुत से क्वेश्चन, हमबोल्ट, रीटर, ब्लास, सावर, इनसे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो थॉट वाली है, उस
थॉट की तो मैंने पूरी सीरीज चला रखी है अभी, है ना। आप देखना 13 वीडियो में, जिसमें 10 वीडियो में मैंने आपको ये बताया है पूरा जो आपके माजिद हुसैन वाली बुक है उसको मैंने पूरे शॉर्ट में आपको बताया। उससे बाद में 3 जो क्लासेस हैं उसमें आपने हमने क्वेश्चन आंसर सॉल्व करे हैं। जैसे हम बोर्ड से जितने स्टेटमेंट आए हुए हैं आज तक वो एक साथ हमने पढ़े, ठीक है। तो इस तरह से हमने पूरा है वो ये करा था। हम बोल्ट, रीटर, ब्लास्ट, सावर, सैम्पुल, रेडजेल, स्मिथ और टेलर, इनके बारे में आपको जानना है अच्छे से। फिर इसके बाद में साम्यवाद क्या है, निश्चयवाद क्या है, नवनिश्चयवाद, प्रसंभववाद, ये देख लेना है। मात्रात्मक क्रांति क्या है, गुणात्मक क्रांति क्या है, आचरण परक भूगोल क्या है, कल्याणकारी भूगोल कौन सा है, वारेनियस के बारे में जान लेना। भूगोल में द्वैतवाद इन्होंने लाए थे। क्रमबद्ध भूगोल, प्रादेशिक भूगोल, द्वैतवाद भूगोल में, है ना। तो ये सारी चीजों के बारे में आपको देखना है, ठीक है। इसके अलावा आ जाते हैं प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल में एक क्वेश्चन आता है, बड़ी माप में कौन सी, छोटी माप में कौन सी है। एटलस मानचित्र है, धरातलीय स्थलाकृतिक मानचित्र है, ठीक है, दीवारी मानचित्र है। इसमें कौन सा लघु मापने वाला है, बड़ी माप छोटी और बड़ी मापने वाला है, इन्हें क्रम से जचाना होता है। तो मापनी के आधार पर मानचित्र। स्थलाकृतिक मानचित्रों की विशेषताएं क्या होती है, थीमेटिक मानचित्र क्या है, वर्णात्मक मानचित्र और वर्ण प्रतीक विधियां ये क्या है, इनमें अंतर क्या है, आइसोक्रोमेटिक, आरेख, दंडारेख, पाई आरेख, ये देख लेना है। वेक्टर और रोस्टर, वेक्टर और रोस्टर डाटा, इससे भी कंटिन्यूसली क्वेश्चन पूछे जाने लग गए। उपग्रह, कौन से देश ने कौन से उपग्रह सैटेलाइट छोड़े हैं जो आपके नेविगेशन के रूप में काम करते हैं, ठीक है, नेविगेशन वाले। जैसे नाविक है वो भारत ने छोड़ा है ना, जीपीएस है वो अमेरिका ने छोड़ा। प्रकाश तरंगों की लंबाई के आधार पर उनका क्रम, तरंगदैर्ध्य, आवृत्ति, जो विब्योर वाला क्रम है ना वो देख लेना है। और नाविक सूचना तंत्र, ठीक है, ये जीआईएस वाला। उसके अलावा मानचित्र में अगर बात करें तो मर्केटर प्रक्षेप, बोन प्रक्षेप, मोलविड प्रक्षेप, सेनुडाइजल प्रक्षेप, अंतरराष्ट्रीय प्रक्षेप और गोल प्रक्षेप, इनके बारे में अच्छे से देख लेना। सुदूर संवेदन की विशेषताएं, आंकड़े, मीन, मीडियम और मोड, मीन, मीडियन और मोड, माध्य, माध्यिका और बहुलक। इसके बारे में जान लेना। माध्य, माध्यिका और बहुलक क्या होते हैं। आंकड़े वो वाले प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय जो फर्स्ट पेपर में पढ़ते हैं ना, सॉरी तृतीय नहीं होगी, फर्स्ट पेपर में जो पढ़ते हैं प्राथमिक और द्वितीय का। फिर लॉरेंज वक्र क्या होता है, उसकी विशेषता क्या है ना। सह संबंध क्या है, परिकल्पना परीक्षण क्या है, परिकल्पना परीक्षण में नल हाइपोथेसिस, ठीक है, निकटतम पड़ोसी सूचकांक, इससे जो वो क्वेश्चन आता है 2.15 वाला सबसे अच्छा। फिर आ जाते हैं यूनिट नंबर 10 इंडिया पर। इसमें आपका मानसून, नदी और बाढ़, इससे क्वेश्चन आ सकता है। अंतरराष्ट्रीय सीमाएं, भारत की कौन सी सीमा किससे लगी हुई है, कितना है। अक्षांशीय सीमाएं 9 डिग्री, 10 डिग्री, 8 डिग्री, 6 डिग्री, ठीक है, ये पूछा जाता। धारवाड़ चट्टानी इंपोर्टेंट। भौतिक प्रदेश से कहीं से भी कुछ भी प्रदेश पूछ सकता है। इसमें जो छोटे छोटे फैक्ट्स है वो सारे याद कर लें। नाभिकीय संयंत्र जो भारत में लगे हुए हैं उनके बारे में देख लेना, कौन सा संयंत्र कहाँ पे है। बहुउद्देश्य परियोजनाएं, उसके अलावा फसल में चावल, मूंगफली, सोयाबीन और गन्ने के बारे में अच्छे से जान लेना। श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, मत्स्य क्रांति, गोल क्रांति, नीली क्रांति के बारे में जान लेना।
लोहा उद्योग, कोयला रिफाइनरी और एल्यूमिनियम उद्योग, पाइपलाइन परिवहन, कौन सी पाइपलाइन कहां से जा रही है ये अच्छे से देख लेना, और मृदा और वनस्पतियों के बारे में देख लेना। तो ये है इंडिया से संबंधित। ठीक है, तो आई होप ये जो सारे टॉपिक्स हैं, लगभग ये 100 से अबाउट टॉपिक हैं जो मैंने आपको बताए, तो वो अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। इन टॉपिक्स के माध्यम से आप निश्चित रूप में देखोगे एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है, सकते हैं, इनको आप छोड़ नहीं सकते। मेरा जो एक्सपीरियंस बोलता है इन टॉपिक्स को आप छोड़ नहीं सकते। बाकी जो भगवान की इच्छा है कि निश्चित रूप से मिलना ही चाहिए। ठीक है, जो पिछले पेपर से जो ट्रेंड चल रहे हैं उसके अनुसार। और आई होप आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। अपनी तैयारी को आगे रखें। 20-25 दिन का जो समय हमें और मिला है उसका हम फायदा उठाएंगे, और जो भी हमारे लूप होल रहे हैं उन सभी लूप होल को हम दूर करेंगे। कोई भी मेरी हेल्प चाहिए तो आपको पता ही है, मेरे जो नंबर है वो 7339998354 है, वहां से आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज वगैरह सभी आपके है वो पाथफाइंडर लर्निंग ऐप पर अवेलेबल है। कोर्स, वीडियो, क्लासेस, टेस्ट सीरीज, तो आप वहां से देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।